वेलकम टू आवर चैनल रेड विथ अवनीश। चलिए शुरू करते हैं जीके पीवाईक्यू सीरीज। क्वेश्चन नंबर 1, हु वाज द फर्स्ट इंडियन गवर्नर जनरल ऑफ इंडिपेंडेंट इंडिया? स्वतंत्र भारत का पहला भारतीय गवर्नर जनरल कौन था? सी राजगोपालाचारी। फर्स्ट इंडियन गवर्नर जनरल। लॉर्ड माउंटबेटन जो थे वो फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिपेंडेंट इंडिया 1947। राजेंद्र प्रसाद फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ इंडिपेंडेंट इंडिया। और जो प्रेसिडेंट होता है वो फर्स्ट सिटीजन ऑफ इंडिया भी होता है, फर्स्ट सिटीजन ऑफ इंडिया। और जो प्रेसिडेंट होता है वो कॉन्स्टिट्यूशनल हेड होता है, कॉन्स्टिट्यूशनल हेड ऑफ स्टेट। जवाहरलाल नेहरू जो थे वो फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिपेंडेंट इंडिया थे। जो प्राइम मिनिस्टर होता है वो एग्जीक्यूटिव हेड होता है, एग्जीक्यूटिव हेड ऑफ द गवर्नमेंट। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, जो है क्वेश्चन नंबर 2, विच रिवर इज नोन एज दक्षिण गंगा? किस नदी को दक्षिण गंगा कहा जाता है? आंसर है गोदावरी। चलिए ऑप्शंस देखते हैं। कृष्णा रिवर जो है वो ओरिजिन करती है वेस्टर्न घाट से, महाराष्ट्र। जो इस पर इम्पोर्टेंट डैम्स हैं वो हैं नागार्जुना सागर और श्री सैलम डैम। बढ़ते हैं गोदावरी नदी की तरफ। तो गोदावरी रिवर जो है वो सेकंड लॉन्गेस्ट रिवर है आफ्टर गंगा। और पेनिसुलर इंडिया में ये सबसे लॉन्गेस्ट रिवर इन पेनिनसुलर इंडिया, जो कि ओरिजिन करती है गोदावरी नदी जो है उसका ओरिजिन है त्रिम्बक हिल्स नासिक। अब बात करते हैं कि गोदावरी नदी को दक्षिण गंगा क्यों कहा जाता है। उसके तीन रीजन्स हैं। जो इसकी लेंथ है वो बहुत वास्ट है, जो इसका ड्रेनेज बेसिन वो भी वास्ट है, और इस गोदावरी नदी का कल्चरल सिग्निफिकेंस भी है साउथ इंडिया में। आते हैं कावेरी नदी की तरफ। तो कावेरी नदी ओरिजिन करती है तालाकावेरी से, जो कि है ब्रह्मगिरी हिल्स कर्नाटका। इसकी कुछ इंपॉर्टेंट फीचर्स हैं। ये इरिगेशन के लिए यूज होती है, हाइड्रो पावर के लिए इम्पोर्टेंट है। और आप सभी लोग जानते होंगे कावेरी वाटर डिस्प्यूट के बारे में। आते हैं नर्मदा रिवर पे। तो नर्मदा रिवर ओरिजिनेट करती है अमरकंटक हिल्स, जो कि है मध्य प्रदेश में। और जो नर्मदा और तापी रिवर है, नर्मदा और तापी दो ऐसी नदियां हैं जिनको हम वेस्ट फ्लोइंग रिवर बोलते हैं। चलिए यहाँ पे एग्जांपल के साथ देखते हैं। ये हो गया अरेबियन सी, ये हो गया इंडियन ओशन, और ये हो गया बे ऑफ बंगाल। तो नर्मदा और तापी जो हैं वो ये नदियां हैं और वो इसमें फ़्लो होती हैं, अरेबियन सी में फ़्लो होती हैं। बाकी साउथ की जितनी भी नदियां हैं वो सब ईस्ट फ्लोइंग रिवर्स होती हैं और बंगाल की खाड़ी में जाके गिरती हैं। पर कावेरी और तापी, नर्मदा और तापी दो ऐसी नदियां हैं जो अरेबियन सी में गिरती हैं। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ, जो है द चिपको मूवमेंट इज रिलेटेड टू। चिपको आंदोलन किससे संबंधित है? इंडस्ट्रियलाइजेशन, वुमेन एम्पावरमेंट, फॉरेस्ट कंजर्वेशन या पॉलिटिकल रिफॉर्म? तो इसका आंसर होगा फॉरेस्ट कंजर्वेशन। आइए ऑप्शंस को देखते हैं। इंडस्ट्रियलाइजेशन
एक कारण था चिपको मूवमेंट के पीछे, क्योंकि इंडस्ट्रियलाइजेशन की वजह से डिफॉरेस्टेशन हो रहा था, जिसकी वजह से चिपको मूवमेंट कैरिड ऑन हो रहा था। वुमेन एम्पावरमेंट से तो कोई इसका रिलेशन नहीं है, बट बहुत सारी वुमेन लीडर इस मूवमेंट में फेमस हुई। उनमें से एक वुमेन लीडर का नाम है गौरा देवी। चिपको मूवमेंट स्टार्ट हुआ था 1973 में चमोली डिस्ट्रिक्ट उत्तराखंड, जो कि तब यूपी में था, क्योंकि बात हो रही है 1973 की, और उत्तराखंड यूपी से अलग हुआ है सन 2000 में। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ, जो है हु इज नोन एज द मिसाइल मैन ऑफ इंडिया। भारत के मिसाइल मैन किसे कहा जाता है? इसका आंसर होगा डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम। चलिए ऑप्शंस को देखते हैं। विक्रम साराभाई जो थे वो फाउंडर थे इसरो के, फाउंडर ऑफ इसरो, जो कि बना था 1969 में, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, जो हमेशा न्यूज़ में भी रहता है, तो जिसकी स्थापना हुई थी 1969 में। और इनको कहा जाता है फादर ऑफ इंडियन स्पेस प्रोग्राम। फादर ऑफ इंडियन स्पेस प्रोग्राम। इनका रोल जो था वो इंडिया की जो फर्स्ट सैटेलाइट थी, इंडियाज फर्स्ट सैटेलाइट विच इज़ नोन एज आर्यभट्टा, उसमें इनका रोल था। बढ़ते हैं एपीजे अब्दुल कलाम। तो जैसे कि क्वेश्चन है, उनको मिसाइल मैन ऑफ इंडिया कहा जाता था, और उन्होंने IGMDP इंटीग्रेटेड गाइडेड मिसाइल डेवलपमेंट प्रोग्राम डेवलप किया था, जिसकी वजह से डेवलपमेंट हुआ अग्नि और पृथ्वी मिसाइल्स का। होमी जहांगीर भाभा थे फादर ऑफ इंडियन न्यूक्लियर एनर्जी के फादर थे, और इन्होंने इस्टेब्लिश किया था, ही ऑल्सो इस्टेब्लिश द एटॉमिक एनर्जी कमीशन ऑफ इंडिया इन 1948। बढ़ते हैं सतीश धवन साहब की तरफ। सतीश धवन साहब जो थे वो फादर ऑफ एक्सपेरिमेंटल फ्लूइड डायनेमिक्स रिसर्च इन इंडिया, फादर ऑफ एक्सपेरिमेंटल फ्लूइड डायनेमिक्स रिसर्च इन इंडिया भी थे, जिनकी अचीवमेंट थी लॉन्च ऑफ सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल SLV-3, जो कि सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल है। और इन्होंने ही ऑल्सो प्लेस्ड रोहिणी सैटेलाइट इन द ऑर्बिट। He also established IISC Bangalore। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ, जो है हु रोट द बुक डिस्कवरी ऑफ इंडिया। डिस्कवरी ऑफ इंडिया पुस्तक किसने लिखी थी? इसका आंसर होगा जवाहरलाल नेहरू, JL नेहरू। बढ़ते हैं ऑप्शंस की तरफ। तो ऑप्शंस को देखें तो महात्मा गांधी ने लिखा था हिंद स्वराज, और उनकी एक ऑटोबायोग्राफी भी थी जिसका नाम था द स्टोरी ऑफ माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ, जो लिखी गई थी 1927 में। सुभाष चंद्र बोस की तरफ बढ़ें तो उन्होंने लिखा था द इंडियन स्ट्रगल, जो कि एक पॉलिटिकल फिलॉसफी थी। JL नेहरू की तरफ बढ़ें तो उन्होंने लिखा था डिस्कवरी ऑफ इंडिया, जैसे कि क्वेश्चन ने ही पूछा है। और उनकी एक और बुक थी ग्लिम्सेस ऑफ वर्ल्ड हिस्ट्री। रविन्द्रनाथ टैगोर ने लिखी थी गीतांजलि, जिसके लिए उनको नोबेल प्राइज़ भी मिला था 1913 में। और उन्होंने एक एस्से भी लिखा था, एस्से ऑन नेशनलिज्म
एस्से, राष्ट्रवाद पे उन्होंने एक एस्से भी लिखा था और उनकी एक नॉवेल भी थी जिसका नाम था द होम एंड द वर्ल्ड। ये थी नॉवेल, ये एस्से था और ये गीतांजलि। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ, जो है कि द नेशनल एंथम ऑफ इंडिया वॉज एडॉप्टेड ऑन, भारत का राष्ट्रगान कब अपनाया गया था? तो आंसर होगा इसका 26 जनवरी 1950। 26 जनवरी 1950 को कॉन्स्टिट्यूशन केम इनटू फोर्स और रिपब्लिक डे चूज किया गया। इसको रिपब्लिक डे वॉज चूजन टू ऑनर द 1930 हिंद स्वराज डिक्लेरेशन। हिंद स्वराज डिक्लेरेशन 15 अगस्त 1947 को हमारा इंडिपेंडेंस डे है। इंडिपेंडेंस डे है, पर ध्यान रखिएगा कि इस दिन हमारा नेशनल एंथम वॉज नॉट ऑफिशियली एडॉप्टेड। अभी हमारा नेशनल एंथम जो है जनगण मन, नेशनल एंथम वॉज नॉट एडॉप्टेड। बढ़ते हैं 22 जुलाई 1947 की तरफ। तो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ऑफ इंडिया वॉज एडॉप्टेड। 2 अक्टूबर 1952 है बर्थ एनिवर्सरी ऑफ गांधी। बर्थ एनिवर्सरी ऑफ गांधी 2 अक्टूबर को तो गांधी जयंती ही होती है। कहीं आप लोग को 2 अक्टूबर से दृश्यम मूवी तो नहीं याद आ गई? खैर चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, जो है क्वेश्चन नंबर 7। विच कंट्री इज द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ कॉफी इन द वर्ल्ड? विश्व में सबसे बड़ा कॉफी उत्पादक देश कौन सा है? तो इसका आंसर होगा ब्राज़ील। ब्राज़ील जो है वो दुनिया का 35 से 40% ग्लोबल एक्सपोर्ट करता है, एक्सपोर्टर है कॉफ़ी का। इंडिया में कर्नाटका स्टेट में सबसे ज़्यादा कॉफ़ी प्रोडक्शन होता है, मैक्सिमम प्रोडक्शन। वियतनाम सेकंड हाईएस्ट, और कोलंबिया जो है कभी कभी 3rd और कभी 4th होता ही रहता है। खैर चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ, जो है द हेडक्वार्टर ऑफ इसरो इज लोकेटेड एट। तो आंसर होगा बेंगलुरु। इस क्वेश्चन का आंसर जानना इसलिए भी ज़रूरी है क्योंकि इसरो हमेशा न्यूज़ में ही रहता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ बढ़ते हैं, जो कि है विच आर्टिकल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डील विद प्रोहिबिशन एबॉलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद अस्पृश्यता के उन्मूलन से संबंधित है? तो इसका आंसर होगा आर्टिकल 17। चलिए बढ़ते हैं ऑप्शंस की तरफ, तो देखते हैं आर्टिकल 16 जो है वह है इक्वलिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी इन पब्लिक एम्प्लॉयमेंट। आर्टिकल 17 है अबॉलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी, जो कि क्वेश्चन में ही दिया हुआ है। आर्टिकल 19 की तरफ चले तो वो है फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन। बढ़ते हैं ऑप्शन नंबर डी की तरफ, जो है आर्टिकल 21। तो आर्टिकल 21 है राइट टू लाइफ विथ डिग्निटी। गाइज राइट टू लाइफ में और भी चीज़ें हैं, जैसे राइट टू हेल्थ, राइट टू इन्वायरमेंट, राइट टू प्राइवेसी, जो कि है पुट्टास्वामी केस। तो आप लोग कमेंट सेक्शन में बताइए कि आर्टिकल 16 क्लॉज 4 क्या है। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ, जो है हु इज़ द प्रेजेंट चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया एज ऑफ 2025। वर्तमान में भारत के मुख्य न्यायाधीश कौन हैं? 2025 के हिसाब से ही बताना है। तो इस क्वेश्चन के हिसाब से आंसर होगा डॉक्टर DY चंद्रचूड़, लेकिन अभी प्रेजेंट टाइम के चीफ जस्टिस हैं बी आर गवई साहब। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ, जो है विच आर्टिकल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डील विथ इक्वेलिटी बिफोर द लॉ। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद कानून के समक्ष समानता से संबंधित है? तो इक्वेलिटी बिफोर द लॉ एंड इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ द लॉ।
ऑफ द लॉ। तो इसका आंसर होगा आर्टिकल 14। बढ़ते हैं ऑप्शंस की तरफ। तो आर्टिकल 15 है, आर्टिकल 15 है प्रोहिबिशन ऑफ डिस्क्रिमिनेशन ऑन 5 ग्राउंड्स। 5 ग्राउंड, और वो 5 ग्राउंड्स क्या क्या हैं गाइज? तो आइए देखते हैं। वो 5 ग्राउंड्स हैं रिलीजन, रेस, कास्ट, सेक्स एंड प्लेस ऑफ बर्थ। ध्यान रखिएगा कि सिर्फ 5 ग्राउंड से इंक्लूड हैं आर्टिकल 15 में, और इसका ट्रिक है RCSB, रिलीजन, रेस, कास्ट, सेक्स एंड प्लेस ऑफ बर्थ। चलिए बढ़ते हैं आर्टिकल नंबर 19 की तरफ। तो आर्टिकल नंबर 19 है फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन। बढ़ते हैं आर्टिकल नंबर 21 की तरफ। तो है राइट टू लाइफ विथ डिग्निटी। चलिए क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ बढ़ते हैं। तो ये पूछ रहा है विच आर्टिकल प्रोवाइड फॉर द सस्पेंशन ऑफ फंडामेंटल राइट ड्यूरिंग इमरजेंसी। आपातकाल के दौरान मौलिक अधिकारों के निलंबन का प्रावधान किस अनुच्छेद में है? तो इसका आंसर होगा आर्टिकल 358। चलिए बढ़ते हैं ऑप्शन की तरफ। तो आर्टिकल 352 जो है वो है प्रोक्लेमेशन ऑफ इमरजेंसी। तो अब प्रोक्लेमेशन कौन से ग्राउंड्स पे? तो 3 ग्राउंड्स मेंशन हैं जो कि इमरजेंसी के समय किसी भी ग्राउंड पे इमरजेंसी लगाई जा सकती है। वो 3 ग्राउंड कौन कौन से हैं? वो है वॉर, वो है एक्सटर्नल एग्रेशन, और तीसरा है आर्म्ड रिबेलियन। इन्हीं तीनों सिचुएशन में इमरजेंसी लगाई जा सकती है। बढ़ते हैं आर्टिकल 358 की तरफ। तो इमरजेंसी के टाइम हमारे फंडामेंटल राइट्स जो हैं वो सस्पेंड हो जाते हैं, पर आर्टिकल 20 और 21 ऐसे फंडामेंटल राइट्स हैं जो इमरजेंसी के समय भी सस्पेंड नहीं होते हैं। तो ध्यान रखिएगा कि आर्टिकल 20 और 21 इमरजेंसी के समय भी सस्पेंड नहीं होते हैं। चलिए बढ़ते हैं ऑप्शन नंबर सी की तरफ, जो है आर्टिकल 360। तो आर्टिकल 360 है फाइनेंशियल इमरजेंसी, जो कि अभी तक भारत में नहीं लगी है। बढ़ते हैं ऑप्शन नंबर डी की तरफ। तो ये है फेलियर ऑफ, आर्टिकल 365 है फेलियर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल मशीनरी ऑफ द स्टेट। फेलियर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल मशीनरी ऑफ द स्टेट। और यही कारण बनता है प्रेसिडेंशियल रूल के पीछे, प्रेसिडेंशियल रूल इन स्टेट, जो कि है आर्टिकल 356 में प्रेसिडेंशियल रूल। बस इसको ही उल्टा कर देना है और ये प्रेसिडेंशियल रूल ऑफ द स्टेट हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, जो है क्वेश्चन नंबर 13। वो पूछ रहा है द कॉन्सेप्ट ऑफ डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी वॉज बोरोड फ्रॉम USA, आयरलैंड, UK और जापान। इसका आंसर होगा आयरलैंड। चलिए ऑप्शंस को देखते हैं। तो पहला ऑप्शन है USA। तो USA से हम लोगों ने बहुत कुछ लिया है, जैसे कि फंडामेंटल राइट्स, जो कि बिल ऑफ द राइट्स का पार्ट था, और हमने लिया है जुडिशियल रिव्यू लिया है, और हमने लिया है प्रियम्बल हमारा है जो हम इंस्पायर्ड हैं USA के कॉन्स्टिट्यूशन से। प्रियम्बल जो कि वी द पीपल ऑफ इंडिया हैविंग सोलेमनली रिकॉग्नाइज दैट हैव सोवरीन सोशलिस्ट सेकुलर डेमोक्रेटिक रिपब्लिक। बढ़ते हैं सेकेंड ऑप्शन की तरफ। तो हम लोगों ने आयरलैंड से लिया है DPSP, प्रेसिडेंशियल इलेक्शन, और UK के से तो हमने बहुत कुछ लिया है, लेकिन उसमें से जो मेन इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं वो है पार्लियामेंट्री सिस्टम,
parliamentary system, rule of the law, single citizenship, etc. जापान से हमने लिया है प्रोसीजर इस्टेब्लिश्ड बाय द लॉ, जो है आर्टिकल 21 में। और कनाडा से हमने लिया है फेडरलिज्म इंस्पायर्ड है कनाडा के कॉन्स्टिट्यूशन से। इसी वजह से गाइस हम लोग के कॉन्स्टिट्यूशन का एक क्रिटिसिज्म उठता है जो कि बोलता है कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज बोरोड फ्रॉम द वेस्ट। Indian constitution is borrowed from the west, or it is a slavish implication of the west. Implication of the west. यहाँ तक कि हमारे एक कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली के एक बहुत ही रिस्पेक्टेड मेंबर थे जिन्होंने ये कमेंट किया था कि we wanted the music of वीणा और द सितार बट वी हैव द म्यूज़िक ऑफ इंग्लिश बैंड। हम चाहते थे कि वीणा और सितार का म्यूज़िक, बट हमें मिला म्यूज़िक ऑफ इंग्लिश बैंड। उनका ये क्रिटिसिज्म था इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन पे कि हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो बोरोड फ्रॉम द वेस्ट है और ये एक स्लेविश इम्प्लीकेशन ऑफ द वेस्ट है। फिर बी आर अम्बेडकर ने अपना रिप्लाई भी दिया था, तो वो रिप्लाई हम आने वाले लेक्चर्स में देखेंगे। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, जो है क्वेश्चन नंबर 14। विच शेड्यूल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डील विथ ऑफिशियल लैंग्वेज? भारतीय संविधान की कौन सी अनुसूची आधिकारिक भाषाओं से संबंधित है? तो इसका आंसर होगा 8th शेड्यूल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। चलिए ऑप्शंस को देखते हैं। 6th शेड्यूल डील्स विथ एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ ट्राइबल एरियाज, जिसमें है असम, जिसमें है मेघालय, जिसमें है त्रिपुरा, जिसमें है मिजोरम, AM PM, असम, मेघालय, त्रिपुरा एंड मिजोरम। ये इसकी ट्रिक है गाइस। बढ़ते हैं सेकंड ऑप्शन की तरफ, जो है 7th शेड्यूल। 7th शेड्यूल है डिवीजन ऑफ सब्जेक्ट्स, जो कि 3 पार्ट्स में डिवाइडेड है, 3 लिस्ट में डिवाइडेड है, जो है यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट और कंकरेंट लिस्ट। और यही डिवीज़न हमारे इंडियन फेडरलिज्म का कोर बनता है। कोर ऑफ इंडियन फेडरलिज्म, जो कि इंस्पायर्ड है कैनेडियन कॉन्स्टिट्यूशन से। 8th शेड्यूल है ऑफिशियल लैंग्वेजेस, जिसमें पहले 19 ऑफिशियल लैंग्वेजेस थी, बट अभी करंट है 22 ऑफिशियल लैंग्वेजेस। ये 22 ऑफिशियल लैंग्वेज हुई आफ्टर अमेंडमेंट, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 92nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 2003। बढ़ते हैं ऑप्शन डी की तरफ, जो है 9th शेड्यूल में है लैंड रिफॉर्म्स एटसेट्रा, जो कि एडेड बाई फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1951 से। तो गाइज आप लोग कमेंट सेक्शन में बताइए कि ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन में कितने शेड्यूल थे और बाद में अमेंडमेंट से कितने ऐड हुए। तो इसी के साथ हमारा ये वीडियो सीरीज़ ख़त्म होता है। ऐसे ही वीडियो सीरीज़ के लिए सब्सक्राइब कीजिए रेड विथ अवनीश, लाइक कीजिए, और तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं अगले वीडियो के साथ, ऐसे ही सीरीज़ के साथ। धन्यवाद।